हेलो स्टूडेंट्स, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पार्क में। स्टूडेंट्स, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। इसमें हम जो है बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको जो है वन बाय वन सारे जो चैप्टर है कवर करेंगे इसके, और जो न्यूमेरिकल पोर्शन इस पे बनता है वो भी हम इसमें जो है करते जाएंगे। तो आज जो है सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। तो उसको देखते हैं कि आज के लेक्चर में कौन कौन से जो हैं वो टॉपिक वो कवर करने वाले हैं। वो देखिए, आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है किसी भी लेक्चर का जो रहता है वो या इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है। इसमें हम जो है मैटर के बारे में देखेंगे, पदार्थ क्या होता है, फिर फ्लूइड के बारे में देखेंगे, फ्लूइड क्या होता है, और फ्लूइड मैकेनिक्स, तरल यांत्रिकी या हाइड्रोलिक्स आप कह सकते हो, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में देखेंगे, हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में देखेंगे, और हाइड्रोकाइनेमेटिक्स यानी कि द्रव इंजनिंग, द्रव स्थितिकी, द्रव गतिकी और द्रव शुद्ध गतिकी। फिर आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। स्टूडेंट्स, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो पता होना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हमें बेसिक्स हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हमें आगे जो है वो ज़्यादा क्लियरिटी रहती नहीं है पढ़ने में। तो हम इसलिए बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद वन बाय वन जो है न्यूमेरिकल पोर्शन बनता रहेगा, तो उसको भी हम लोग जो है वो लेते रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पदार्थ से कि पदार्थ, मैटर, यानी कि पदार्थ क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, आपके आसपास जितना भी आप वस्तुओं को देखते हो, जो चीज़ें आप देखते हो वो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। जैसे आपने देखा कि चेयर रखी है तो चेयर प्लास्टिक की है, आपने देखा कि जो है मेज़ है तो मेज़ लकड़ी की बनी है। तो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर जो है वो चीज़ें बनी हुई हैं, या कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है और हमारी ज्ञान इंद्रियों पर प्रभाव डालता है। मतलब अगर हम आंख बंद करके किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमें अगर महसूस होता है कि यहाँ पर कोई चीज़ है, कोई वस्तु रखी है, तो सोचेंगे हाँ यहाँ पर कोई पदार्थ रखा है। तो स्टूडेंट्स, जो पदार्थ का अगर हम इसकी फंडामेंटल पे जाएँ कि क्या है, कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी अगर आप वस्तु को ही देखते हो, कोई पदार्थ देखते हो, तो वो क्या होता है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर जो है वो बना होता है। अब अगर जैसे हम देखें, अगर कोई बॉक्स है, अगर आप एक लकड़ी का ही बॉक्स ले लें, अगर ये कोई बॉक्स है तो आपने देखा होगा इसमें ये बॉक्स में जो है छोटे छोटे कण इसके होंगे, ऐसे ऐसे छोटे 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 छोटे। ये छोटे छोटे कण जो होते हैं, इन कणों से मिलकर ये बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर जो है बना होता है। और ये जो कण होते हैं इनको आप अणु कह सकते हो, ये अणु है, इनको आप जो है अणु कह सकते हो कि ये अणु है, या इनको आप मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, इनको हम मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो मैटर है, मतलब पदार्थ जो है, पदार्थ को हम तीन फॉर्म में देखते हैं। जैसे पदार्थ यानी कि मैटर के अणुओं के बीच आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तथा उनके बीच परस्पर दूरी के आधार पर पदार्थ को तीन रूप में बांटा जा सकता है। कह सकते हैं कि पदार्थ जो है वो तीन रूप में हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? एक जो आप पढ़ते आए हो आज तक, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब क्या है कि तीन ही तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी नेचर में, या तो सॉलिड है, या लिक्विड है, या गैस है। जैसे हमने पहले आपसे कहा कि चलो, जैसे अगर ये एक बॉक्स है, ये रखा हुआ है, ये क्या है? सॉलिड है। हमने कहा कि ये एक बाल्टी रखी हुई है यहाँ पर, इस बाल्टी के अंदर जो है वो लिक्विड भरा हुआ है। और अगर हम एक सिलेंडर लें, जैसे अगर हमने कहा कि ये सिलेंडर है, एक सिलेंडर हमने लिया, ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर क्या हुआ, ये गैस भरी हुई है। तो तीन ही तरह से आपको पदार्थ इस नेचर में देखने को मिलेगा।
या तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा और या फिर गैस की फॉर्म में होगा। अब इसमें जो है एटम्स क्या, इस एटम्स का रोल क्या है, अणु का रोल क्या है इसमें एटम्स का रोल क्या है। अब देखिए, जैसे हमने आपको पहले बताया कि कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। मतलब क्या है कि बहुत छोटे छोटे, जैसे यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि ये छोटे छोटे जो है ये कण है, इनसे मिलके जो है ये बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अब चूंकि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तो एक दूसरे जुड़े होंगे ना, ऐसे एक दूसरे से ऐसे जुड़े होंगे, ये यहाँ से यहाँ पे भी होगा, कुछ ना कुछ जुड़े होंगे आपस में। तो आपको समझना ये है कि तीन फॉर्म जो हमने आपको बताई है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, कि अगर ये बॉन्डिंग फोर्स, इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से हमने आपको बताया, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के बीच में ज़्यादा है, यानी कि उनकी बॉन्डिंग प्रॉपर है, उनको तोड़ना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, और ये बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, तो वो कैटेगरी आती है सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और अगर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड की अपेक्षा कम है तो वो लिक्विड होता है, और लिक्विड की अपेक्षा भी कम है तो गैसेस में होता है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब हमने बताया आपको तीन तरह के मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो है, अब आप जो है ये देखिए कि अगर हम बात करें ठोस की, ठोस पदार्थों के अणु परस्पर बहुत निकट होते हैं और आपस में अधिक आकर्षण बल के कारण दृढ़ता चिपके रहते हैं। इसी कारण ठोस का आकार बना रहता है और आकार बदलने में काफ़ी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस प्रस्तुत करते हैं। अतः ठोस का आकार बदलने के लिए अधिक फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इन दो एटम्स के बीच में यहाँ पर क्या है, अगर फोर्स यहाँ पर जो है इनके बीच में अधिक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बहुत क्लोजली पैक्ड भी हैं आपस में, है ना, तो अगर इनकी बॉन्डिंग तोड़नी है, जैसे आपने कहा, अगर सॉलिड को आप कभी सोचते हो कि हम सॉलिड को, या आपने कोई बॉक्स लिया, उसे अगर आप सोचते हो कि दो हिस्से में डिवाइड कर दें, तो आपको फोर्स की जो है ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो है, अगर हम द्रव की बात करें, द्रव पदार्थों के अणुओं के बीच दूरी ठोसों की अपेक्षा क्या हो, अधिक होती है, उनमें आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इस प्रकार द्रव पदार्थ अपने आकार परिवर्तन में ठोस की अपेक्षा कम प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ, जैसे कि आपने जो है ये आपने एक जो है ड्रम लिया, इस ड्रम के अंदर आपने जो है लिक्विड भर लिया है, ऐसे ये पानी आपने लिया है, कोई भी आपने द्रव आपने ले लिया। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ, जैसे आपने क्या किया, फिर इसमें आपने एक पत्थर लिया, यहाँ से ये पत्थर लिया जाए, इसे पत्थर को आप यहाँ पे डालोगे इसमें ऐसे, तो क्या होगा, ये ऐसे इसको पानी को जो है डिफॉर्म करते हुए यहाँ पे आके गिर जाएगा, नीचे यहाँ पहुँच जाएगा। तो मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पर भी तो ये एक तरह का मैटर ही पड़ा है, लेकिन क्या हुआ, इसके जो फोर्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच का जो फोर्स है वो बहुत कम है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या है, कम है, किसकी अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा कम है। ये आकर्षण बल इसे हम कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। जैसे अगर दो दोस्त हैं, ये अगर कोई दो दोस्त हैं, एक दोस्त ये है, एक दोस्त ये है, अगर इन दोनों दोस्तों में क्या है, एक दोस्त ये रहा और एक दोस्त ये रहा, अगर इनकी दोनों की दोस्ती है, ठीक है, अगर दोस्ती इनकी जो है अच्छी है, बढ़िया दोस्ती है, तो कोई तीसरा बंदा आएगा तो क्या करेगा, इसको जल्दी से नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है, अगर चाहेगा भी तो ये नहीं तोड़ पाएगा। और अगर इनके बीच की बॉन्डिंग कमज़ोर होगी, ठीक है, तो कुछ लालच देगा तो तोड़ के भाग जाएगा, साथ में निकल जाएगा इसके। तो वही चीज़ है, अगर आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है तो वो पदार्थ जो है जल्दी से डिफॉर्म नहीं होगा, कम होगा तो डिफॉर्म हो जाएगा। अगर हम बात करें आगे जाके, हम बात करते हैं गैस की, तो गैस तथा वाष्प के पदार्थों के अणु ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, अतः उनमें आकर्षण बल भी बहुत कम होता है। भाई जो जितना पास रहेगा उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, जो जितना दूर रहेगा उससे उतना ही अट्रैक्शन कम रहेगा। ये बात तो सिंपल सी बात है। यही चीज़ें जो है हमारी फैमिली में भी लागू होती हैं, जो हमारे ज़्यादा पास रहते हैं उनसे ज़्यादा क्लोज रहते हैं, जो दूर रहते हैं उनसे ज़्यादा क्लोज नहीं रह पाते।
तो गैस के अणु सभी दिशाओं में तेजी से घूमते रहते हैं तथा एक दूसरे टकराते रहते हैं। इसके साथ साथ जिस बर्तन में गैस को भरा जाता है उसकी दीवारों से भी इसके अणु टकराते रहते हैं, इसलिए दीवारों पर दबाव डालते हैं, जिस पात्र में भरे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आप लोग देखते हो घरों में जो गैस सिलेंडर आप यूज़ करते हैं, तो गैस सिलेंडर जो होता है, जो गैस सिलेंडर आप देखते हैं गैस सिलेंडर, तो गैस सिलेंडर में क्या होता है, यहाँ पर जो ये गैस भरी हुई है सब में, तो जितनी भी जो गैस होती है वो क्या होती है, वो जिस भी शेप में आप भरोगे उसका पूरा आकार जब तक है तो पूरा भर लेगी वहीं तक की, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, वो काफ़ी कम होगा। चूँकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफ़ी कम होता है तो इसलिए जो है ये जल्दी से एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको तीनों कैटेगरी बता दी हैं। अब हम बात करते हैं फ्लूइड, यानी कि जो हमारा मेन फोकस इसमें रहेगा, फ्लूइड के बारे में ही हम पढ़ते रहेंगे इसमें पूरे सब्जेक्ट में। तो तरल यानी कि फ्लूइड क्या है। देखिए हमने आपसे कहा था कि तीन तरह के मैटर हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो सॉलिड के अलावा बाकी जो दो तरह के मैटर होते हैं तो वो जो मैटर होते हैं उन्हें हम कहते हैं, ये हमारे हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड यानी कि फ्लूइड वे पदार्थ हैं जो सामान्यतः तापमान पर बहने फ्लो करने की क्षमता रखते हैं और अपना आकार निश्चित नहीं रख पाते, जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। सभी द्रव, गैस तथा वाष्प तरल पदार्थ कहलाते हैं। तो आप इस बात को समझिए, हमने आपसे क्या कहा कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? हमने कहा सॉलिड है, हमने कहा भैया लिक्विड है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन तरह की हमने अवस्थाएं आपको बताई हैं। तो ये जो दो कैटेगरी हैं, ये दोनों कैटेगरी जो आती हैं, ये आती हैं आपका फ्लूइड की कैटेगरी में। ये दोनों जो कैटेगरी हैं ये हैं भैया फ्लूइड हैं, इनको हम तरल कहते हैं। जिस भी पात्र में इसको आप डालोगे उसी शेप में आ जाएंगे। पानी का जो है, पानी को गिलास में रखो तो गिलास की शेप में आ जाएगा, बोतल में डालो बोतल की शेप में आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद एक और इसकी भी दो कैटेगरी हैं, फ्लूइड को भी दो उसमें आता है। एक आता है आपका आदर्श फ्लूइड यानी कि आदर्श तरल, आइडियल फ्लूइड, और दूसरा होता है रियल फ्लूइड यानी कि व्यवहारिक तरल। अब आदर्श कौन सा होता है भैया और व्यवहारिक कौन सा होता है ये भी देख लेते हैं। तो वे तरल जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते, आदर्श तरल को दबाया नहीं जा सकता, उसमें पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन और श्यानता, विस्कोसिटी जो होती है ये के गुण नहीं होते हैं। मतलब एक ऐसा लिक्विड जिसमें जैसे आप कंप्रेस करोगे उसको तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा भैया, उसमें कोई भी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा, और उसको जो है कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी उसमें जीरो होती है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे आगे। मतलब आपको आइडियल फ्लूइड अगर ध्यान रखना है तो आइडियल फ्लूइड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको दबा नहीं सकते हैं। और जिस फ्लूइड में सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन श्यानता बोलते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अभी, श्यानता। और ये सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव बोलते हैं, पृष्ठ तनाव और श्यानता यानी कि विस्कोसिटी। अगर ये दोनों जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, अगर ये जीरो है, मतलब है ही नहीं उसके अंदर, तो बोलेंगे ये क्या है, आइडियल फ्लूइड है। अब इसी को अगर हम बात करें व्यवहारिक तरल यानी कि रियल फ्लूइड की, तो रियल फ्लूइड वे हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, इनको कंप्रेस कर सकते हैं तथा इनमें पृष्ठ तनाव तथा श्यानता के भी गुण होते हैं। भैया ऐसा लिक्विड, ऐसा गैस जिसमें कुछ ना कुछ जब उसको आप कंप्रेस करोगे या उसको जब आप उससे छेड़छाड़ करोगे तो उसमें वो कुछ ना कुछ क्या है, उसका रेजिस्टेंस देगा उसमें, मतलब ऐसे ही अपने अंदर चेंज नहीं होने देगा, तो उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। और इसमें जो है पृष्ठ तनाव और श्यानता, इनकी विस्कोसिटी भी होती है, सरफेस टेंशन भी होती है। तो इनको जो होते हैं, जितने भी वर्किंग फ्लूइड हैं वो सारे रियल फ्लूइड हैं जिन पे भी हम काम करते हैं, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, ठीक है, चाहे आपका हाइड्रोलिक ऑयल है, ये सब यहाँ है, ये
इनको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ये आपके जो है क्या है, ये व्यवहारिक तरल है, रियल फ्लूइड है। तो एक चीज़ अगर हम आपको बताएं, जो आइडियल फ्लूइड होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेचर में, है ना। तो अब आगे इसमें देखते हैं। अब हम बात करते हैं तरल यांत्रिकी यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है? ये जो हमारा हाइड्रोलिक्स या न्यूमेटिक्स है, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। इसके अंतर्गत तरलों फ्लूइड्स के व्यवहार का उनकी विराम, रेस्ट तथा गतिमान इनके मोशन की अवस्था में अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है, हम फ्लूइड के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें चाहे वो फ्लूइड रेस्ट पे है या मोशन पे है, पूरा में फ्लूइड के बारे में ही पढ़ना है उसमें। तो इसकी दो शाखाएं हैं। दो शाखाएं कौन कौन सी हैं भैया? एक होती है न्यूमेटिक्स, जैसे आप पढ़ रहे हो हाइड्रोलिक्स न्यूमेटिक्स, और दूसरी होती है हाइड्रो मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स। तो इन दोनों के बना के हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स बन रहा है, जो हमारा सब्जेक्ट का नाम भी है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। तो ये गैसिकी या फिर न्यूमेटिक्स क्या होता है? इस विषय के अंतर्गत गैसों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समझ रहे? मतलब जो यहाँ पर जितनी भी गैसेस आएंगी वो सब जो है किसके अंडर में आएंगी? न्यूमेटिक्स के अंडर में आएंगी। इन्हें कंप्रेस करना है, मशीन चलानी है, जो भी है वो सब इसके अंदर हम स्टडी करेंगे, न्यूमेटिक्स में आएंगे, वो पढ़ेंगे उसको आगे। उसके बाद हाइड्रो मैकेनिक्स, द्रव इंजीनियरिंग, द्रव यांत्रिकी या फिर हाइड्रोलिक्स, जिसको हम द्रव इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए, हाइड्रोलिक्स शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ है पानी और पाइप। प्रारंभ में क्या होता था कि द्रव इंजीनियरिंग जो है उसमें केवल पानी का ही अध्ययन करते थे। आधुनिक युग में लेकिन क्या है, आज के युग में क्या होता है, इस विषय के अंतर्गत यांत्रिकी के सिद्धांतों से संबंधित, सिद्धांतों का द्रवों से संबंधित इंजीनियरिंग कार्यों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। मतलब आप लोग देखते हो क्या होता है, ये यहाँ पर द्रवों का है, धर्मों का नहीं है, द्रवों से संबंधित। और करेक्शन यहाँ पर रहेगा, ये द्रवों से संबंधित है, द्रवों से संबंधित। तो अब इसकी भी जो है शाखाएं हैं। जैसे आप लोग देखते हो कि जितना भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आता है हाइड्रोलिक्स में, जैसे वो HVAC सिस्टम में हो या फिर जो पाइपलाइन का वर्क है, पानी को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। या फिर आप जो है तेल, आप ऑयल देखते हो, एक जगह से दूसरी जगह ऑयल जो आ रहा है, ये सब जो है इसमें सारे जो एप्लीकेशन है वो इसी के हैं। तो इसकी शाखाएं भी दो तीन तरह की हैं। जैसे पहला है द्रव स्थितिकी यानी कि हाइड्रोस्टेटिक्स, फिर दूसरा है द्रव गतिकी हाइड्रोडायनेमिक्स, और द्रव शुद्ध गतिकी यानी कि हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। ये तीनों जो हैं ये हाइड्रोलिक्स के ही पार्ट हैं। तीनों पार्ट्स जो हैं वो हाइड्रोलिक्स के ही हैं। तो सिलेबस में कुछ छोटा मोटा चेंज हुआ है, वो इसलिए जो है इसको इन्होंने यहाँ से हटा दिया, लेकिन ये आपको पढ़ना है ताकि आपको पता रहे कि कर क्या रहे हो, है ना। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट एक लेक्चर और लगेगा इसमें ख़त्म होने में, कोई नहीं, इसको भी देखेंगे आराम आराम से। तो हाइड्रोस्टेटिक्स की अगर मैं बात करूँ, द्रव स्थिति की क्या होती है, इसके अंतर्गत द्रवों के व्यवहार का उनकी विराम अवस्था में अध्ययन किया जाता है। समझ रहे? मतलब जो द्रव है, द्रव का उनकी विराम अवस्था में अध्ययन किया था, मतलब विराम अवस्था में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। अगर बात करें हम हाइड्रोडायनेमिक्स की, तो इसमें क्या होगा, इसमें द्रव का उनकी गतिमान यानी कि मोशन की अवस्था में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। द स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन, जब फ्लूइड मोशन में होगा तब उसका अगर हम अध्ययन करेंगे, उसका स्टडी करेंगे, तो करेंगे क्या होगा, हाइड्रोडायनेमिक्स होगा। इस अध्ययन में द्रवों पर लगने वाले बलों तथा इसके कारण द्रवों की गति तथा त्वरण आदि सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब भैया ठीक है, मोशन में तो है, लेकिन इसमें क्या है, जो फोर्स पर, जो द्रव पर फोर्स लग रहे हैं, बल लग रहे हैं, या फिर जो
उससे जो मोशन निकल के आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है, उसको भी आप जो है काउंट करोगे तो ये कैटेगरी होती है हाइड्रोडायनेमिक्स की कैटेगरी होती है। अब अगर मैं बात करूं द्रव शुद्ध गति की यानी कि हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, तो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स जो होता है इस विषय के अंतर्गत केवल, देखिए ध्यान देने वाली बात है, केवल द्रव की गति का अध्ययन ही किया जाता है, द्रव की गति का अध्ययन ही किया जाता है, परंतु गति आदि उपजाने वाले बलों का अध्ययन नहीं किया जाता। तो हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोकाइनेमिक्स में अंतर आप लोग समझिए। जो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स है इसमें क्या होगा, इसमें केवल द्रव की गति का अध्ययन किया जाएगा, किस कारण से उत्पन्न हो रही है, कितनी गति है, उसका अध्ययन नहीं किया जाएगा। डेट इज कॉल्ड हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। और हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या है, ध्यान रखिए, डायनेमिक्स में हम उसका जो है गति के साथ साथ यानी कि मोशन के साथ साथ उस पर जो फोर्स, जो जहाँ से फोर्स लग रहे हैं, एक्सेलरेशन आ रहे हैं, मोशन आ रहा है, उस सब का भी अध्ययन हम लोग करेंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर था ये बस यहीं तक था, और हम लोग जो हैं अभी इसको हमने स्टार्ट किया है, तो एक बार आप जो है इसको एक दो बार अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही कोर सब्जेक्ट का चैप्टर है। जब फ्यूचर में ये बहुत काम आने वाला है आपको, ये एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, अगर आपको ये नॉलेज आगे बहुत ज़्यादा देगा। इन फ्यूचर आप जब एसएससी, जेईई, रेलवे, जब आप यूपी SSC या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो इसमें से जो है 15 से 20% जो है पोर्शन आता है फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर मैं कहूँ हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स से। तो इसको जो है बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ें तो बहुत आपको मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में, और बहुत इंटरेस्टिंग भी आपको ये लगेगा। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।